तो आखिर फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? इन्हें आप दबी हुई सूरज की रोशनी समझ सकते हैं। ये एनर्जी से भरपूर पदार्थ होते हैं जो पुराने जमाने के जीवित चीजों के बचे हुए हिस्सों से बनते हैं। हम बात कर रहे हैं पौधों की, जैसे बड़े फर्न और ऊंचे पेड़, और छोटे छोटे समुद्री जीव जैसे शैवाल और प्लैंकटन, जो लाखों करोड़ों साल पहले रहते थे। जब ये जीव मर गए तो वे पूरी तरह से सड़े नहीं, इसके बजाय वे मिट्टी, रेत और चट्टान की परतों के नीचे दब गए। यह ऐसा है जैसे प्रकृति ने उन्हें पृथ्वी की ऊपरी परत के अंदर एक बहुत बहुत लंबी नींद के लिए सुला दिया हो। यह एक दिलचस्प प्रक्रिया है सच में। साइंस कमाल की चीज है। एक जीवित पौधे या एक छोटे समुद्री जीव से लेकर फ्यूल के स्रोत तक का यह सफर अविश्वसनीय रूप से धीमा होता है। यह रातों रात नहीं होता, और न ही 1000 साल में। हम भूवैज्ञानिक समय सीमा की बात कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग के लिए समझना लगभग बहुत बड़ा है। लाखों सालों में जैसे जैसे और परतें ऊपर जमा होती गईं, मृत जैविक पदार्थ दबते और पकते गए। ऊपर की चट्टान का भारी दबाव और पृथ्वी के अंदर की गर्मी ने एक साथ मिलकर एक विशाल, बहुत धीमे प्रेशर कुकर की तरह काम किया। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे प्राचीन जीवन रूपों की रासायनिक संरचना को बदल दिया। 300 मिलियन साल पहले के एक दलदली जंगल की कल्पना करें। एक विशाल पेड़ दलदल में गिर जाता है। यह पानी और कीचड़ से ढक जाता है, जिससे यह सामान्य तरीके से सड़ नहीं पाता, और अधिक तलछट ऊपर जमा होती जाती है, इसे नीचे दबाती जाती है। जितना गहरा यह दब जाता है, उतना ही गर्म होता जाता है। यह तीव्र गर्मी और दबाव धीरे धीरे पौधे के पदार्थ को पकाते हैं, जिससे वह सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है जो उसे कभी सूरज से मिली थी। वही जमा हुई सौर ऊर्जा हमें आज फॉसिल फ्यूल जलाने पर वापस मिलती है। यह एक प्राकृतिक बैटरी की तरह है जो एक महाकाव्य समय सीमा में चार्ज हुई है। तो सीधे शब्दों में कहें तो फॉसिल फ्यूल्स प्रागैतिहासिक जीवन के केंद्रित जीवाश्म अवशेष हैं। ये एक सीमित संसाधन है, क्योंकि इन्हें बनाने वाली विशेष परिस्थितियों में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगा, और आज वे उसी तरह से नहीं होती हैं। हम जिन 3 मुख्य प्रकारों का उपयोग करते हैं वे हैं कोयला, जो प्राचीन पौधों से आता है, और तेल और प्राकृतिक गैस, जो ज्यादातर छोटे समुद्री जीवों से आते हैं। हर एक थोड़ा अलग है, लेकिन वे सभी इस अविश्वसनीय मूल कहानी को साझा करते हैं। जीवन, मृत्यु, दफन और हमारे अद्भुत ग्रह के भीतर एक परिवर्तन की कहानी। इस पर विचार करें। आइए फॉसिल फ्यूल्स के 3 मुख्य प्रकारों से मिलते हैं। सबसे पहले है कोयला। कोयला एक काला या भूरा काला तलछटी चट्टान है, जिसे हम वास्तव में अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। यह उन विशाल दलदली जंगलों का बचा हुआ हिस्सा है जो कार्बोनिफेरस काल के दौरान पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को ढके हुए थे, लगभग 360 से 300 मिलियन साल पहले। जब इन आर्द्रभूमि के विशाल फर्न, पेड़ और अन्य पौधे मर गए तो वे दलदली पानी में गिर गए। क्योंकि रुके हुए पानी में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी, वे पूरी तरह से सड़े नहीं। इसके बजाय उन्होंने पीट नामक एक मोटी स्पंजी परत बनाई। अगला है पेट्रोलियम, जिसे हम आमतौर पर क्रूड ऑयल कहते हैं। ठोस कोयले के विपरीत तेल एक गाढ़ा काला तरल है। यह मुख्य रूप से छोटे समुद्री जीवों, प्लवक और शैवाल से बना था, जो प्राचीन महासागरों और समुद्रों में रहते थे। जब ये सूक्ष्म जीव मर गए तो उनके शरीर समुद्र तल पर गिर गए और मिट्टी और रेत में मिल गए। कोयले की तरह ही तलछट की परतें ऊपर जमा होती गईं, जिससे वे और गहरे दबते गए। गर्मी और दबाव ने इन जैविक अवशेषों को पकाया, लेकिन ठोस चट्टान में बदलने के बजाय वे इस चिपचिपे, ऊर्जा से भरे तरल और इसके गैसीय साथी में बदल गए। वह गैसीय साथी हमारा तीसरा मस्कटियर है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन नामक गैस से बनी होती है। यह अदृश्य होती है और हवा से हल्की होती है। यह अक्सर तेल के साथ उसी भूवैज्ञानिक रसोई में बनती है। जैसे जैसे छोटे समुद्री जीव पकते हैं, कुछ जैविक पदार्थ तरल तेल में बदल जाते हैं, जबकि अन्य हिस्से गैस में बदल जाते हैं। यह गैस चट्टान की परतों में, जेबों में फंस सकती है, अक्सर तेल के जमाव के ठीक ऊपर। अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जीवन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यह आप में है, यह मुझ में है, यह हर पौधे और जानवर में है। बहुत पहले जब ये प्राचीन जंगल और महासागर थ्राइविंग थे, तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के रूप में बहुत सारा कार्बन था। पौधे फोटोसिंथेसिस की अद्भुत प्रक्रिया के माध्यम से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालते थे। वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन और पानी को शुगरी भोजन में बदलते थे, ताकि वे बढ़ सकें। इसीलिए हम फॉसिल फ्यूल्स को दबी हुई धूप कहते हैं। सूरज की ऊर्जा ही थी जिसने कार्बन को पहले पौधों में बंद कर दिया था। जब ये पौधे और उन्हें खाने वाले छोटे समुद्री जीव मर गए और दब गए, तो वे सारा कार्बन जो उन्होंने इकट्ठा किया था उनके साथ दब गया। सड़ने पर हवा में वापस निकलने के बजाय यह भूमिगत फंस गया।
लाखों सालों में इस प्रक्रिया ने एक विशाल कार्बन कैप्चर सिस्टम की तरह काम किया। इसने वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन निकाला और उसे पृथ्वी की सतह के अंदर गहराई में बंद कर दिया। इस महान कार्बन चोरी ने भूवैज्ञानिक समय के साथ हमारे ग्रह की जलवायु को बदल दिया, जिससे वायुमंडलीय संतुलन बनाने में मदद मिली, जिससे अधिक जटिल जीवन, जिसमें हम भी शामिल हैं, विकसित हो सके। इसे ऐसे समझें, आपके पास फिजी पॉप का एक गिलास है, बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड है। प्राचीन पृथ्वी का वातावरण बहुत फैजी था। फोटोसिंथेसिस एक ढक्कन की तरह था जिसने धीरे धीरे हवा से फैज को निकाला और उसे तरल में संग्रहित किया, या इस मामले में जीवित चीजों में। जब वे जीवित चीजें दब गईं तो यह ऐसा था जैसे उस सारे फैज को एक बोतल में डालना, उसे कसकर बंद करना और लाखों सालों तक बगीचे में गाड़ देना। पृथ्वी का वातावरण कम फैजी हो गया और वह सारा कार्बन कोयले, तेल और गैस के रूप में सुरक्षित रूप से संग्रहित हो गया। यह प्रक्रिया पृथ्वी के इतिहास के कुछ खास समयों में विशेष रूप से तीव्र थी। कार्बोनिफेरस काल, जिसका शाब्दिक अर्थ कोयला युक्त है, विशाल ग्रहव्यापी दलदली जंगलों का समय था। यह कोयला बनाने के लिए एकदम सही कारखाना था। बाद में उन अवधियों के दौरान जब महासागर जीवन से भरे हुए थे और परिस्थितियां ठीक थीं, बड़ी मात्रा में प्लैंकटन दब गए, जिससे दुनिया के अधिकांश तेल और प्राकृतिक गैस के लिए स्रोत चट्टानें बनी। ये सिर्फ रोजमर्रा की घटनाएं नहीं थी, ये विशेष भूवैज्ञानिक क्षण थे जिन्होंने अविश्वसनीय मात्रा में कार्बन को बंद कर दिया था। हमने ये तय कर लिया है कि फॉसिल फ्यूल प्राचीन दबा हुआ कार्बन है। जब हम उन्हें खोद कर जलाते हैं तो क्या होता है? जब हम पावर स्टेशन में कोयला जलाते हैं, कार में पेट्रोल जलाते हैं या अपने घरों को गर्म करने के लिए प्राकृतिक गैस जलाते हैं, तो हम वही कर रहे होते हैं जो प्रकृति ने लाखों साल पहले किया था, उसका ठीक उलटा। हम वह सारी जमा हुई ऊर्जा छोड़ रहे होते हैं जो हमारी दुनिया को चलाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हम वह सारा जमा हुआ कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस वातावरण में छोड़ रहे होते हैं, और हम इसे अविश्वसनीय रूप से, अनबिलीवेबली तेजी से कर रहे होते हैं। हमारे बगीचे में दबी हुई फैजी पॉप की बोतल को याद करें। लाखों सालों तक वह कार्बन बंद था। हम अब जो कर रहे हैं वह उन सभी बोतलों को एक साथ खोदना, उन्हें जोर से हिलाना और एक ही समय में सभी ढक्कन खोलना है। वह सारा फैज, वह सारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में इतनी तेजी से दौड़ रही है जितनी प्रकृति उसे सोख नहीं सकती। CO2 में यह तेजी से वृद्ध पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती है। यह सूरज से गर्मी को फंसाती है, जिससे ग्रह का औसत तापमान बढ़ जाता है। हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और यह हमारी जलवायु को बदल रहा है। इसके परिणाम हमारे चारों ओर हैं। हम अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हैं, जैसे अधिक तीव्र हीट वेव्स, बड़े तूफान और अधिक सीवियर ड्राउट और बाढ़। ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जो दुनिया भर में कोस्टल कम्युनिटीज को खतरा पैदा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा पूरे ग्रह पर चलने वाला प्रयोग है जिसे हम चला रहे हैं, और परिणाम काफ़ी डरावने हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल जलाने से हवा में अन्य प्रदूषक भी निकलते हैं, जैसे सूट और सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे एसिड रेन और एज़मा और अन्य रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ने के बारे में इतनी अर्जेंट बातचीत हो रही है। हमने अपनी आधुनिक दुनिया को इस सस्ते, शक्तिशाली, प्राचीन ऊर्जा के दम पर बनाया है, लेकिन अब हम अपने ग्रह के स्वास्थ्य और अपने खुद के लिए इसके इमेंस कॉस्ट को समझते हैं। इसका समाधान उन ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना है जो उस दबे हुए कार्बन को नहीं छोड़ते हैं। हमें सोलर पैनल्स के साथ सूरज की शक्ति, टरबाइन्स के साथ हवा की शक्ति और जियोथर्मल एनर्जी के साथ पृथ्वी की गर्मी का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय है कि प्राचीन धूप को शांति से रहने दें और उस ताज़ी धूप का उपयोग करना शुरू करें जो हर दिन आती है। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अरबों लोग हम पर निर्भर हैं। आइए काम पर लगे।